जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। इसके पहले हम लोग साइंस के फिजिक्स में स्टार्ट किए थे लाइट चैप्टर। साइंस के फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट किए थे लाइट चैप्टर। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट चैप्टर में हम आपको लास्ट वीडियो में यानी सेकेंड पार्ट में समतल दर्पण के बारे में बताए थे। उसमें से कुछ चीज़ एडिटिंग के टाइम डिलीट हो गया। आप देख रहे होंगे लास्ट में समतल दर्पण में बना कौन के बारे में हम बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद वीडियो एंड हो जाता है तो कुछ चीज़ उसमें से एडिटिंग के टाइम डिलीट हो गया, हो जाता है कभी कभी। तो उस चीज़ को आज हम लोग कवर करेंगे कि समतल दर्पण में बना कौन। समतल दर्पण में बना कौन से रिलेटेड समतल दर्पण में दो प्रॉपर्टीज होता है, दो गुण होता है। उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि अगर किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, अगर कोई दर्पण है उसको थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो उससे निकलने वाला जो परावर्तित किरण होगा वो टू थीटा कोण से घूम जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, पहला हमारा जो होता है वो होता है कि अगर ये मान लीजिए समतल दर्पण है, इसको हम क्या करते हैं, इस समतल दर्पण को अगर हम थीटा कोण से घुमा देते हैं, यानी ये से हमारा समतल दर्पण ओरिजिनल वाला ये था हमारा समतल दर्पण ओरिजिनल वाला ये था। इसको हम क्या किए हैं कि थीटा कोण से घुमा दिए हैं। अगर हम थीटा एंगल से घुमा देते हैं, इसको थीटा एंगल से घुमा देते हैं तो इससे निकलने वाला जो परावर्तित किरण होगा, हम बताए थे आने वाली किरण को आपतित किरण, निकलने वाली किरण को परावर्तित किरण होंगे। ये टू थीटा कोण से घूम जाएगा, टू थीटा कोण से घूम जाएगा। इस बात को समझे कि अगर कोई समतल दर्पण को हम थीटा कोण से घुमा देते हैं तो उससे निकलने वाली परावर्तित किरण टू थीटा कोण से घूम जाती है। न बात को समझ गए। सेकंड एक इसका एंगल से रिलेटेड और एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर कोई दो समतल दर्पण थीटा कोण पे मिले, अगर कोई दो समतल दर्पण हो अगर थीटा कोण पे मिले तो उनसे बने प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम संख्या होती है। प्रतिबिंब जो बनेगा वो दोनों समतल दर्पण का वो हमेशा ऑड नंबर ही होगा। जैसे देखिए, एक समतल दर्पण ये हमारा हो गया और एक समतल दर्पण ये हो गया। दो समतल दर्पण हो गया, दो प्लेन मिरर हो गया। अगर यह थीटा कोण पर मिल रहा है, ये इस कोण पर मिल रहा है, इसको मान लीजिए हम थीटा मान लिए। एक ये समतल दर्पण हो गया, एक ये समतल दर्पण हो गया, दोनों थीटा कोण पे मिल रहे हैं तो इनके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा, इनकी प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा ऑड में ही आएगा, विषम संख्या ही होगा, हमेशा विषम संख्या ही होगा। इसको निकालने का, इनके प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है 360 डिग्री बटा थीटा, जहाँ थीटा का मतलब एंगल होता है, कोण होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि क्वेश्चन अगर कह रहा है कि दो समतल दर्पण के बीच अगर 40 डिग्री का कोण बनता है तो उनसे बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ हम लिख देते हैं कि दो समतल दर्पण के बीच अगर 40 डिग्री का कोण बनता है तो उनसे बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझे कि दो समतल दर्पण के बीच अगर 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो उनमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। तो मान लीजिए ये दो समतल दर्पण है, ये दोनों एक दूसरे पे मिल रहे हैं। यहाँ थीटा दे दिया है 40 डिग्री, मान लीजिए देखिए 40 डिग्री वाला ही हम बना लेते हैं। अगर ये एक समतल दर्पण हो गया और ये एक समतल दर्पण हो गया, इसको ऐसे रखा गया है और इसको ऐसे रखा गया है। इन दोनों के बीच अगर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों को 40 डिग्री एंगल पे रखा गया है, तो इनसे बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब की समतल दर्पण में प्रतिबिंब का संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है
360 बटा थीटा, थीटा का मतलब एंगल, तो 360 कर देंगे और थीटा कितना दिया है 40 दिया है, 0 से 0 कैंसिल और 9 चौको 36 यानी 9 हमारा आंसर। देखिए ऑड नंबर आया, विषम संख्या आया, तो सेकंड प्रॉपर्टीज यही होता है समतल दर्पण के एंगल का कि दो समतल दर्पण के बीच अगर कोई कोण बनता है तो उनसे बने प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा ऑड नंबर ही होता है। और एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि दो समतल दर्पण के बीच अगर 19 डिग्री का कोण हो, दो समतल दर्पण के बीच अगर 90 डिग्री का कोण हो तो उन्हें उनसे बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है और दूसरा समतल दर्पण ये हो गया, ये दोनों अगर 90 डिग्री पे मिल रहे हैं तो इनसे बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा थीटा, तो 360 हो जाएगा, थीटा की जगह हम 90 ले लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौको 36 यानी यहाँ आ गया 4। ये तो ऑड नंबर नहीं है। अब आप कहिएगा सर आपने बताया था कि जब भी आएगा ऑड नंबर ही आएगा, ये तो सम संख्या आ गया। तो जब भी सम संख्या आ जाए ना, जब भी सम संख्या आ जाए तो उसमें से हम लोग एक घटा देते हैं, यानी 4 में से एक घटाएंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी आपको सम संख्या प्राप्त हो उसमें से एक घटा दीजिएगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने एक घटाया क्यों, अगर इसमें एक आप जोड़ भी देते तब भी ये ऑड नंबर हो जाता, 4 में एक 5 जोड़ते तो ऑड नंबर हो जाता, लेकिन हम जोड़ेंगे नहीं। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपके पॉकेट में 4 रुपया है, आप मार्केट में जा रहे हैं तो उसमें से 3 रुपया खर्च कर सकते हैं, 3 रुपया का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन 5 रुपया का सामान नहीं खरीद सकते। वही बात यहाँ है कि अगर हमें रियल में वैल्यू 4 प्राप्त हो रहा है तो ऑड संख्या अगर हमको निकालना है तो उसमें से एक घटाएंगे, न कि उसमें एक जोड़ेंगे। एग्जाम में जोड़ के मत मार के चलाइएगा, कोई गलत हो जाएगा, घटाइएगा, इसको ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण का जो एक और एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होता है कि अगर दो समतल दर्पण समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर हो, दो समतल दर्पण अगर एक दूसरे के समानांतर हो तो इनके बीच बना प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगा। दो समतल दर्पण अगर एक दूसरे के समानांतर हो, पैरेलल हो, तो इनके बीच बना प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होता है। इसी कारण देखिएगा सैलून में जो दर्पण लगाया जाता है एक दूसरे के पैरेलल लगाया जाता है, एक दूसरे के समतल लगाया जाता है। सैलून में जो होता है वो एक दूसरे के समतल लगाया जाता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कहिएगा कि इनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या आप ज्ञात कीजिए, तो कैसे, यहाँ एंगल तो कोई बन नहीं रहा है, तो 360 बटा एंगल तो कोई है नहीं, 0, 360 बटा 0 लेंगे, एनीथिंग बटा 0 इजकल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसीलिए दो समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा इनफाइनाइट होता है। सैलून में जो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वो एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है। ब्यूटी पार्लर में जो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वह एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है ताकि उनमें छोटे छोटे चीज़ों को बड़े बड़े दिखाई दे। जिम जो आप करते हैं उसमें समतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है। इतना बात समझ गए। तो समतल दर्पण के एंगल से रिलेटेड यही 3 प्रॉपर्टीज था, इसको याद रखिएगा। एक चीज़ और जान लीजिएगी, अगर किसी समतल दर्पण में वस्तु को पूरा देखना है, यानी मान लीजिए कि यह मार्कर है, अगर यह मार्कर का हाइट 10 मीटर है तो अगर वस्तु को समतल दर्पण में इस मार्कर का हाइट 10 मीटर ही देखना है तो समतल दर्पण को इस वस्तु का कम से कम आधा लेंगे। समतल दर्पण जो होगा ना उसका हाइट कम से कम 5 मीटर होना चाहिए, कम से कम। वह 6 मीटर भी होगा, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर चलेगा, लेकिन 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये समतल दर्पण है और यहाँ कोई बालक है, यहाँ कोई बालक है, अगर इसका हाइट 5 फीट है तो इसको समतल दर्पण में पूरा अपना हाइट 5 फीट देखना है तो इस समतल दर्पण का हाइट कम से कम 2.5 फीट होना चाहिए। 2.5 फीट से ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम होगा तो नहीं चलेगा। इतना बात को समझ गए कि अगर समतल दर्पण में वस्तु का पूरा देखना हो, वस्तु को पूरा देखना हो तो वस्तु के हाइट का आधा दर्पण लेंगे, आधे हाइट का हम दर्पण लेंगे। तो यहाँ आपका समतल दर्पण समाप्त हुआ। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी
स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। यानी किसी वस्तु को आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं अगर उस वस्तु आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर यह मार्कर है, इस मार्कर को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम अपने आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो इस मार्कर को हम बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। बिना आंख पर प्रेशर किए हुए हम इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे नज़दीक रखा जाएगा तो आप इसको नहीं देखिएगा, इसको देख रहे हैं लेकिन हमारे आंख पर कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है, हमारे आंख पर कहीं ना कहीं जोर पड़ता है। इससे ऐसा नहीं है कि 25 सेंटीमीटर से दूर पर कोई वस्तु है तो उसको हम नहीं देख सकते, देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट तरीके से उसको हम नहीं देख सकते हैं, सही तरीके से नहीं देख सकते, हमारे आंखों पर कहीं ना कहीं से जोर पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को हम अपनी आँखों से स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। एक यंत्र होता है पेरिस्कोप, एक यंत्र होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप से अधिक ऊंचाई की वस्तु को हम देखने के लिए उपयोग करते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग हम करते हैं अधिक ऊंचाई की वस्तु को देखने के लिए। पेरिस्कोप में जो होता है ना, इसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है 45 डिग्री के कोण पे। याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप होता है अधिक ऊंचाई की वस्तु को देखने के लिए हम पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। इसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है 45 डिग्री के कोण पे। पेरिस्कोप का फिगर समझिए, पेरिस्कोप कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है और यह इसका जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट होगा, जहाँ जहाँ इसका मुड़ाव होगा, घुमाव होगा, वहाँ हम एक समतल दर्पण लगा देते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। यहाँ हम एक समतल दर्पण लगा देते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारा पेरिस्कोप हो गया, यहाँ कोई मान लीजिए ये बबिया है और यहाँ दीवाल है, यहाँ ये आपका दीवाल हो गया। अभी बबिया को देखना है, इस बबिया को देखना है और आप अगर इधर है तो आप कैसे देखिएगा, आप कैसे देखिएगा? तो इसको देखने के लिए हम पेरिस्कोप का उपयोग करेंगे। तो पेरिस्कोप ऐसे लगा देंगे तो इसका इमेज अब यहाँ बनेगा इस दर्पण पर, समतल दर्पण पर, और यहाँ से परावर्तित होकर, यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ बनेगा और यहाँ से हम आराम से इस बबिया को देख लेंगे। समझ में आया कि अगर ये बीच में दीवार है, कोई वस्तु अगर इधर है तो इसको देखना है तो हम उसमें पेरिस्कोप का उपयोग करेंगे। तो पेरिस्कोप से इसका इमेज यहाँ बनेगा इस समतल दर्पण पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर इस पे बनेगा और हम यहाँ से इसको इजीली देख लेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि समुद्र में जो मेंबर होते, क्रूज मेंबर होते हैं, वो पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं और समुद्र के अंदर वो होते हैं, समुद्र के अंदर होते हैं और पेरिस्कोप लगा के वो देखते हैं कि मतलब कि दुश्मन के गतिविधियों को, दुश्मन के नाव को कोई ऐसा गतिविधि तो नहीं हो रहा है जिनसे उनको प्रॉब्लम हो। तो समुद्र में भी क्रू मेंबर के कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। इतना बात को समझ गए। समतल दर्पण यहाँ खत्म हुआ। एक हम न्यूमेरिकल लेंगे, वहाँ से सारे चीज़ को जितना हम लोग ओवरऑल पढ़े हैं सारा चीज़ उस न्यूमेरिकल में आ जाएगा। न्यूमेरिकल ये है कि यदि कोई लड़की दर्पण की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की वेग से 5 सेकंड तक दौड़ती है तो पाती है कि दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब 20 मीटर पर बनता है। तो पाती है यानी वो देखती है, 5 सेंटीमीटर तक दौड़ती है और वो रुक जाती है, तो वो देखती है, यहाँ लिख देते हैं, तो देखती है कि दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब
20 मीटर पर बनता है। तो दर्पण से लड़की का प्रारंभिक दूरी बताए। दर्पण से कह रहा है, दर्पण से लड़की का प्रारंभिक दूरी क्या होगा। देखिए, यदि कोई लड़की दर्पण की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की वेग से 5 सेकंड तक दौड़ती है तो वह देखती है कि दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब 20 मीटर पर बनता है। तो दर्पण से लड़की का प्रारंभिक दूरी बताए। ये देखिए, मान लीजिए ये दर्पण हो गया, दर्पण हो गया। इधर मान लीजिए कि कोई बबिया है, ये बबिया है, इसका बाल बना देते हैं हम। ये बबिया है, ये दौड़ना स्टार्ट की दर्पण की तरफ, दर्पण की तरफ ये दौड़ना स्टार्ट की 10 मीटर पर सेकंड की वेग से कितना दूर, कितना टाइम तक दौड़ी, 5 सेकंड तक। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की वेग से ये 5 सेकंड तक दौड़ी, तो पहले हम यह ज्ञात करेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड की वेग से 5 सेकंड तक यह दौड़ी तो कितना डिस्टेंस तय की, कितना डिस्टेंस तय की, कितना दूरी तय की। तो हम लोग जानते हैं गणित के फार्मूला से, दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, 4 गुने समय, 4 इसका दिया हुआ है 10, समय दिया हुआ है 5 सेकंड यानी 50, यानी 10 मीटर पर सेकंड की वेग से 5 सेकंड तक वो दौड़ी तो 50 मीटर की दूरी वो तय की। तो यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ वो आई तो 50 मीटर की दूरी तय की, यहाँ पहुँच गई वो 50 मीटर पर। और यहाँ आके देखती है कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के अंदर बोल रहा है तो प्रतिबिंब जब भी समतल दर्पण बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है, उसका बबिया का ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 20 मीटर पर बन रहा है। दर्पण के पीछे उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है यह 20 मीटर पर बन रहा है, यह 20 मीटर पर बन रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन पे बनता है तो दर्पण से लड़की का प्रारंभिक दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण का फर्स्ट रूल होता है प्रतिबिंब का कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों सेम होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों सेम होता है। तो अगर उसका प्रतिबिंब यहाँ है, यहाँ है, तब वह देखती है कि उसका प्रतिबिंब 20 मीटर पर बन रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ का भी दूरी दर्पण से और वो जहाँ से देख रही है यहाँ का भी दूरी 20 मीटर ही है। इतना बात को समझे। प्रतिबिंब, समतल दर्पण के प्रतिबिंब नियम से हम लोग जानते हैं कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। तो यहाँ से यह देख रही है कि 20 मीटर पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दूरी और ये दूरी दोनों इक्वल होगा, ये दूरी दोनों इक्वल होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो दर्पण से लड़की का प्रारंभिक दूरी क्या होगा। तो दर्पण से, ये दर्पण से और यहाँ से वो चलना प्रारंभ की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ज्ञात किए थे 50 मीटर है, 50 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक है 20 मीटर, यानी 70 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहीं कहीं पूछ दे कि लड़की का प्रारंभिक दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में कितना होगा, लड़की का प्रारंभिक दूरी और प्रतिबिंब दूरी कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 और 20 20 40 90 हो जाएगा। यानी ये डिस्टेंस अगर पूरा पूछ दे तो ये 90 मीटर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में पूछ दे, यही क्वेश्चन में पूछ दे कि लड़की का प्रारंभिक दूरी और ये क्या बोलते हैं जहाँ वो रुकी है, यानी अंतिम दूरी, प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी कितना होगा, तो 50 मीटर होगा। इतना बात को समझ गए। तो ये आपका समतल दर्पण समाप्त हुआ। एग्जाम्पल से भी हम आपको समझा दिए, बाकी आप जाके घर पर रिवीजन कीजिएगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का जो पार्ट है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रात तक उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। यहाँ आपको जीके जीएस से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस लेवल तक तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।